नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है हमारी बाल मनोविज्ञान की सेट नंबर 8। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में आपसे यही कहूँगा कि ये वीडियो है हमारी टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, टीचिंग के किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही नॉलेजफुल तो खैर ये है ही। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मैं तो कहूँगा कि शुरुआत से ही लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पसंद आएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा भी, अगर आपने अपने मन में हल्का सा भी, आपके मन में कहीं एक इच्छा जागृत होती है कि मुझे एक टीचर बनना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बाल मनोविज्ञान के, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन आज का हमारा कहता है कि डीएनएस पद का क्या तात्पर्य है। डीएनएस पद का क्या तात्पर्य है। भाई, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये किससे है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट में एक टर्म होती है, कौन सी? डीएनएस। ये टर्म क्या कहते हैं बेसिकली, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में हमसे कहता है कि डोमेन नेम सिस्टम, या फिर कहता है डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, या फिर कहता है डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर, या फिर डिपेंडेंट नेम सर्वर। तो भाई देखो, इसमें मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँ तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम को अगर हम जानना चाहें तो ये बेसिकली ना इंटरनेट की एक फ़ोन डायरेक्टरी मान के चलिए आप इसे। ये क्या करता है, जो भी हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल्स हैं, उन यूआरएल्स को उसके आईपी एड्रेस के साथ में मैच करता है। क्या करता है? उसके आईपी एड्रेस के साथ में मैच करता है। सपोज़ कीजिए कि हम एक वेबसाइट खोल रहे हैं, हम youtube.com खोलना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या खोलना चाहते हैं? हम youtube.com खोलना चाहते हैं। अब youtube.com खोलने पर उसका एक कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता होगा। जैसे सपोज करो कि हमने कोई एक नंबर हमने मिलाया, तो नंबर हमारे सिम से जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक हमारा आईपी एड्रेस होता है, जैसे हम 192.168 के तरीके से चलता है, पॉइंट डॉट 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 कुछ इस तरीके से होता है। तो इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों एड्रेसेस को एक साथ कंबाइंड करने का काम किसका होता है? ये हमारा होता है डीएनएस का काम होता है। किसका होता है? डीएनएस का काम होता है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये किसने कहा है? तो ये देखो, ये जो सिद्धांत है ना कि वातावरण के साथ संबंध बनाएगा और अपने आप अपनी समझ बना लेगा, तो ये जो सिद्धांत है हमारा होता है पियाजे का सिद्धांत है। किसका है? पियाजे का। इस सिद्धांत को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये वही सिद्धांत है जिसमें जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली बताई है इसने, जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड इसने बताई है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड इसने बताई है कौन सी? पोस्ट ऑपरेशनल? नहीं। तीसरे इसने बताई है मूर्त संक्रियात्मक। इंग्लिश में क्या है वो आप देख लेना अपने आप ही। और चौथी इसने बताई है अमूर्त संक्रियात्मक। तो यानी इसके 4 स्टेजेस हैं। संवेदी गामक, सेकंड है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन में हमारे पास में क्या कह रहा है? ये कह रहा है मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु, या सामाजिक आयु। भाई देखो, हर एक मेंटल जो भी होता है, जो भी किसी हम क्या कहते हैं माइंड होता है, माइंड की एक एज होती है। कंकाल आयु हमारे जो स्केलेटन है उसकी भी एक अपनी एज होती है। दंत आयु दांतों की भी एक अपनी एज होती है। लेकिन समाज की क्या एज होगी? भाई समाज की कोई एज नहीं होती। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो देखो, हम सभी जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो था वो जीन पियाजे ने इसका सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो जीन पियाजे यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। कोई और ऑप्शन हमें इसमें देखना ही नहीं है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहले काम किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कहता है कि एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया। किसका कांटा चुभ गया? लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, यानी लाल गुलाब का फूल था, उसका कांटा इसे चुभ गया, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा या लगी। ये उदाहरण किस चीज़ का है? रेड कलर का गुलाब होता है, उसका कांटा उस बच्चे को चुभा है, उसको चोट लगी है, उसके मन मस्तिष्क में वो एक ट्रिगर हो गया एक तरीके से। और वो ट्रिगर किससे हुआ? वो गुलाब के कांटे से नहीं हुआ, वो हुआ ट्रिगर लाल रंग से ट्रिगर हो गया, ठीक है। किससे हो गया? रेड कलर से वो ट्रिगर हो गया। रेड कलर उसके मन मस्तिष्क में एक अपनी छाप बनाकर बैठ गया।
तो ये क्या चीज़ है? ये ऑप्शन कहता है हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण है। क्या ये अनुक्रिया सामान्यीकरण है? क्या ये उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण है, या फिर ये ना तो उद्दीपक है ना ही अनुक्रिया है? तो भाई इसका जो हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण है, ये हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्योंकि क्या है ये, इसने गुलाब का कांटा नहीं देखा, इसने लाल रंग को देख लिया। तो लाल रंग को इसने कुछ ज़्यादा ही जनरलाइजेशन में ले लिया, और इसका जो माइंड है, इसका जो चेतन मन है, उसने क्या किया, इस कलर के प्रति अपने मन में एक डर बैठा लिया। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किया जाने वाला नाम खोजिए। पियाजे ने ऐसा कौन सा काम था जो नहीं खोजा था या फिर उसका यूज़ नहीं किया हो? आत्मीकरण का इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, स्कीमा का भी इन्होंने यूज़ किया है, संगठन का भी इन्होंने यूज़ किया, लेकिन जो उदात्तीकरण इसका यूज़ इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, आत्मीकरण हो गया, समायोजन हो गया, अनुकूलन हो गया, जिसे हम कहते हैं आत्मसात करना कहते हैं, वो सारी चीज़ तो इन्होंने कर ली। लेकिन जो उदात्तीकरण है, उदात्तीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए बार बार काम करना। ठीक है, तो ये परफेक्शन पे नहीं जाता है, किस पर जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो कॉग्निटिव माइंड है उस तक पहुंचते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि जॉर्ज स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? भाई ये जो क्वेश्चन है ना यार, इसको या तो आप याद कर लो, या आप इसे रट लो, या आप इसे अपने दिमाग में बिठा लो, या सिंपली समझ जाओ कि स्टेनले हॉल का जहाँ कहीं भी नाम आएगा वहाँ पर किशोर अवस्था का ज़रूर यूज़ किया जाएगा। किसका यूज़ किया जाएगा? किशोर अवस्था, यानी एडोलोसेंस का ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा। और या फिर ऐसा भी समझ लो कि जहाँ कहीं भी किशोरावस्था का नाम आता है वहाँ पर स्टेनले हॉल का नाम आना मैंडेटरी सा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास में क्या क्या कहता है? क्या इन्होंने कहा सुखद अवस्था कही है, या संवेगात्मक अवस्था कही है, कल्पनात्मक कही है, फिर तूफानी और तनावपूर्ण कही है? तो भाई जो स्टेनले हॉल है उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था एक बहुत बड़े संघर्ष, एक तनाव और एक तूफान की अवस्था है। तो आपकी कौन सी अवस्था हो गई? आपका डी ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? जब आप अध्ययन करोगे तो उच्चतम किस स्तर तक पहुँच सकते हो? ऑप्शन में कह रहा है कि श्रृंखला अधिगम, कि आप सीरीज में आप लर्निंग सीख जाओगे, समस्या समाधान, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे, उद्दीपन अनुक्रिया, कि आप स्टिमुलस को देखकर अपने रिस्पांस देने लग जाओगे, या फिर अनुकूलित प्रतिवर्त, यानी कोई भी काम हो रहा है आप उसका अनुकरण आप आराम से कर सकोगे। तो भाई जो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, समस्या समाधान अधिगम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना एक बहुत ही टॉप लेवल की चीज़ हो जाती है किसी भी अधिगम को करने में। भाई जब भी कभी आपने मान लीजिए आपने कोई अपना आत्मसात किया, आपने कोई भी लर्निंग आपने ली, तो उस लर्निंग का मेन पर्पस क्या होगा कि आप वहाँ के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सको। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए, या फिर देवी देवताओं की बातें करें। भाई देखो ये जो क्वेश्चन है ये देखते ही समझ में आ गया है। इसका जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा कि स्वयं उन पर आचरण करे। कोई भी एक टीचर किसका काम करेगा? एक आइडियल का काम करेगा। किसका काम करेगा? आइडियल का काम करेगा। अगर एक टीचर एक अच्छा मॉडल बन जाता है, एक अच्छा नमूना बन जाता है, किस चीज़ के लिए? वो वाले मॉडल नहीं जो रैंप पर वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, नहीं। यहाँ पर मॉडल्स का मतलब है वो मॉडल जो किसी भी काम को खुद करके दिखाने की कोशिश करे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम पहले टीचर को आनी चाहिए उसे सॉल्व करना, तब हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये जो आइडियल वाला जो टर्म है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि जब वो उस पर खुद आचरण करेगा तो नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अब भाई पता चले गुरुजी तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बेटा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। घर पे जाते ही पता चला कोई बालक है ऐसा पड़ोस में और गुरुजी अपने पापा को ही झापड़ रसीद करें, तो ये सब चीज़ें क्या होगी? नैतिक मूल्य काम नहीं करेंगे। कारण क्या? उस बच्चे के मन में कभी ये इमेज नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका जो खुद का टीचर है वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बी एफ स्किनर बोलते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ऑप्शन में हमारे पास में व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतर्जात योग्यता, या फिर परिपक्वन। तो भाई जब बी एफ स्किनर की बात आएगी तो इन्होंने कहा क्रिया प्रसूत अधिगम। अब क्रिया प्रसूत अधिगम की जब बात करोगे तो अनुकरण और पुनर्बलन की बात तो आएगी कि आप रिस्पॉन्स दोगे, है ना, और उस रिस्पॉन्स से आपको कुछ रीइंफोर्समेंट मिलने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहलाएंगे? क्या वो अभिवृत्ति कहलाएगी? क्या वो आपका एटीट्यूड होगा? नहीं। अभियोग्यता, अभिरुचि या फिर अभिधारणा? तो ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, अभियोग्यता, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अभियोग्यता का मतलब होता है एप्टीट्यूड। क्या होता है आपका? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका होगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक कौन है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक कौन है? पहला, क्या दूसरों की आलोचना करना, संवेगों पर नियंत्रण रखना, अपने बात पर अड़े रहना या फिर दीवार स्वप्न देखना? दिन में सपने देखना क्या मानसिक स्वास्थ्य का, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है? नहीं, हमारा जो बी ऑप्शन है, संवेगों पर नियंत्रण रखना। व्हेन यू कंट्रोल योर इमोशंस देन यू आर व्हाट डू से मेंटली हेल्थ जिसकी अच्छी होगी। क्या होगा? मेंटली हेल्थ जिसकी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है 12वें क्वेश्चन। और 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन में हमारे पास में है जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजन, या समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, और आदर्शवादी स्व सम्मान और नकल द्वारा सीखना। देखो भाई, इसमें चारों ऑप्शन में हर एक में कि एक को छोड़कर हर एक में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट ज़रूर होगा। आइए देखते हैं कौन कौन सा वो नेगेटिव पॉइंट। सबसे हम चलते हैं पहले वाले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन कहता है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन किशोरावस्था में नहीं हो सकता, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति ना 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 ना, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो किशोर होगा वो किसी काम को नए तरीके से करने की कोशिश करता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन में आपसे कहता है कि तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, ये तीन ऑप्शन आपके सही है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक बार डी को भी देख लेते हैं। डी में क्या नेगेटिव है? डी में नेगेटिव है नकल द्वारा सीखना। क्या है? नकल द्वारा सीखना, यानी कि अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति, बाकी सारी एक ही चीज़ होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? किशोरावस्था में, कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था को समूह की आयु कहा गया है, वो गैंग एज वाला नहीं, वो बच्चों वाला नहीं, ये असलियत में जो दोस्त होते हैं, संगी साथी वाले जो होते हैं, ये वो वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा अपने आप ही करेक्ट हो जाता है, संगी साथियों वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो किशोर है वो समूह में रहना पसंद करता है, अपने समूह के साथ साथ ही अपने बारे में भी विचार यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के साथ बनते हैं, आपको पता है। और क्वेश्चनों में जो जैसे हम कहते हैं ना कि इसके जो आंसर्स ढूंढने होते हैं या फिर जो ऑप्शंस होते हैं, यार हर कोई जानता है कि जो एक टीचिंग वाला जो मॉड्यूल होता है ये हर कोई सोच समझ के इन कामों को करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कहता है, तो यार पसंद आए तो लाइक करते रहना ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाएगी? क्या बौद्धिक क्षमता होगी, या आध्यात्मिक क्षमता होगी, या अभिक्षमता होगी, या सांवेगिक बुद्धि होगी? आप एक अननोन से इन्वायरमेंट में जाते हो, वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर उस माहौल में ढलने की कोशिश करते हो, तो मीन्स आप अपने कौन से मस्तिष्क का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो? आप अपने इमोशनल मस्तिष्क यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का आप ज़्यादा यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो? आप सांवेगिक बुद्धि का यूज़ करते हो, जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और इस इमोशनल इंटेलिजेंस से आपका एक जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, वो आपके जुड़े हुए हैं। उनका नाम है क्या? गोलमैन। क्या है? गोलमैन। गोलमैन वो हैं जिन्होंने सांवेगिक बुद्धि पर सबसे पहले काम किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, इमोशनल इंटेलिजेंस वाई बेटर देन IQ। ये आपका यहाँ पर एक मैंने आपको 2 क्वेश्चन में आपको नए तैयार करा दिए। कौन कौन से? कि सांवेगिक बुद्धि पर काम किसने किया था? गोलमैन ने किया था। और दूसरा इनकी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक थी इमोशनल इंटेलिजेंस वाई बेटर देन IQ। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है, हाँ तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो गया, सांवेगिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित जो आपकी शिक्षा होती है वो देनी चाहिए। ठीक है, तो ये विद्यार्थी केंद्रित, जैसा कि अगर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं पहले, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले यही चीज़ बताता हूँ कि आपकी जो मनोविज्ञान है वो आपसे कहता है कि बच्चे को केंद्र में रखकर आप कोई भी ज्ञान या फिर आप कोई भी कदम आप उठा सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
बाकी कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो देखते ही आपके समझ में आ जाएगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान को क्या क्या बोला गया? क्या इसे आत्मा का विज्ञान बोला गया? हाँ बोला गया। तर्क का विज्ञान बोला गया? नहीं, तर्क का विज्ञान नहीं बोला गया। मस्तिष्क का विज्ञान बोला गया? हाँ जी, मस्तिष्क का विज्ञान भी बोला गया, जिसे हमने मन का विज्ञान बोलने की कोशिश की थी। चेतना का विज्ञान बोला गया? जी, चेतना का विज्ञान भी इसको बोला गया था। ठीक है, तो चेतन अचेतन की बात किसने की थी? सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने की थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, खाली वो वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ क्या कोई ऑप्शन है आपका? ए बी सी डी। आपका जो डी ऑप्शन है, जो केवल बी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता और उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, यानी कि ऐसी चीज़ें इन चारों में से छांटनी है जिसमें टीचर की ज़रूरत नहीं है और विद्यार्थी की सहभागिता की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर उनकी सक्रियता होना सम्मिलित ये भी आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन कौन कौन से? क्या शिक्षण में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, शिक्षण में ऐसा हो सकता है कि बच्चा चाहे तो कंप्यूटर से सीख सकता है, बच्चा चाहे तो आपके इन्वायरमेंट से सीख सकता है, बच्चा चाहे तो अनुकूलन करके सीख सकता है, बच्चा चाहे तो अपने इंद्रियों के माध्यम से सीख सकता है। सपोज़ करो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने एक गर्म दूध का प्याला रखा हुआ है, वो बच्चा जाता है, उस दूध पे हाथ लगाता है। हाथ लगाने के बाद जब उसे एक अलग किस्म की अनुभूति होती है जिससे उसे पीड़ा होने लगती है, तो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम वो उसको छूने से बचेगा। तो ये जो ज्ञान लेना, उसका कौन सा ज्ञान हो गया? क्या इसमें किसी टीचर की ज़रूरत पड़ी? नहीं। तो शिक्षण आपका जो है, इसमें ज़रूरत नहीं होती टीचर की, अनिवार्य रूप से क्या है, इसमें आवश्यक नहीं है। ठीक है। सेकंड है अनुदेशन। अनुदेशन तो देखो, एक डायरेक्शन कौन देगा आपको? डायरेक्शन देने के लिए टीचर तो चाहिए। तो आपका जो भी ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है सी प्रशिक्षण। प्रशिक्षण तो भाई आप किसी टीचर के बिना नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रेनिंग करने के लिए आपके साथ में कोई ट्रेनर होना ज़रूरी है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कई वीडियोज़ में बोला है कि लेव वाइगोट्स्की कहते हैं कि ZPD आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और ये क्या होता है कि आप कितना कर सकते हैं अपने आप, और आप कितना कर सकते हैं दूसरे किसी योग्य पुरुष के साथ में मिलकर या योग्य महिला के साथ में मिलकर। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वो हमारा ZPD। तो ZPD होना ज़रूरी है। और डी है आपका प्रतिपादन। प्रतिपादन यानी कि उसका फीडबैक लेना या फिर उसको रीवैल्यूएट करना या रिवीजन करना। तो रिवीजन करने के लिए भी टीचर की ज़रूरत हो सकता है, ना हो। तो आपका जो ए और डी है, ये आपका यहाँ पर आवश्यक नहीं है। और ए और डी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ए और डी, ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न से कौन सा शिक्षण का व्यवहार नहीं है? कौन सा शिक्षण का व्यवहार नहीं है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण, एक तंत्रात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण या फिर प्रजातांत्रिक शिक्षण। फिर देखो, हस्तक्षेप रहित शिक्षण ये आपका शिक्षण का एक व्यवहार है कि टीचर चाहे तो किसी चीज़ में हस्तक्षेप ना करे, बच्चा अपने आप सीखता रहे। एक तंत्रात्मक, यहाँ पर टीचर ही मेन रहेगा, बाकी सारे बच्चे उसकी, जिसे हम कह सकते हैं कि उनकी बातों को मानेंगे। इसे व्याख्यान विधि जैसे हो गई आपकी, या फिर हम कहते हैं, हाँ, लेक्चर मेथड जो होता है वो हमारा इसी में ही आता है। ठीक है। तीसरा है आपका, चौथा है आपका प्रजातांत्रिक शिक्षण। ये क्या है कि बच्चे सारे अपने मन से सीखेंगे। उनका मन है कि आज वो जो सीखना चाहते हैं, आज उनका दिल कर रहा है कि यार आज वो अल्फ़ाबेट सीखेंगे, तो आप उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। अगर आज उनका मन कर रहा है कि यार वो हिंदी की वर्णमाला सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें वो सिखाएंगे। तो प्रजातांत्रिक शिक्षण होता है। लेकिन जो आपका जो सी ऑप्शन है, निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण नहीं होता। निदानात्मक आपका क्या होता है? मूल्यांकन होता है। ठीक है। निदान का मतलब क्या है कि कोई कमी है किसी बच्चे के अंदर में, उसको ढूंढ के निकालना। तो ढूंढ के निकालने के लिए आपको शिक्षण नहीं करोगे, आप उसको उपचार करने के लिए आप उसका शिक्षण कर सकते हो। ढूंढ के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका मूल्यांकन करना होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक सफल शिक्षक वह है जो दयालु और अनुशासनवादी हो, शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील हो या फिर निष्क्रिय और सक्रिय हो। देखो भाई, इसमें जो आपको बी ऑप्शन है, इसमें एक नेगेटिव वर्ड है प्रतिक्रियाशील, कि शांत तो हो लेकिन प्रतिक्रिया भी तुरंत करे। यानी बच्चे ने अगर कोई शरारत की तो टीचर उस पर ओवर रिएक्टेड होकर उस पर कोई ऐसा रिएक्शन कर जाए जो उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं था। तो आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो गलत है। निष्क्रिय और सक्रिय तो दोनों के दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, कि जो टीचर है वो एक्टिव भी है और पैसिव भी है। तो भाई ये तो आपका ऑप्शन ही नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी। सी ऑप्शन में सहनशील, तो भाई टीचर का बहुत ज़्यादा सहनशील होना भी नेगेटिव हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं कि भाई बच्चा शरारत पे शरारत करते जा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन जो टीचर है वो चुपचाप बैठा सुन रहा है,
तो आपका बी सी ऑप्शन भी जो है आपका गलत हो जाता है। आपका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल ज़्यादा सटीक है कि दयालु भी हो लेकिन साथ ही साथ डिसिप्लिन भी हो, वो वेल डिसिप्लिन को मेंटेन कर रख सके। जैसे हम कहते हैं दयालु और थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, कठोर, है ना, सख्त हो, बेसिकली कठोर ना हो, सख्त हो, कि वो अपनी बातों को आपसे मनवा सके। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि जो आपका सी जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश का कारण है। अधिगम के रास्ते में रुकावट अगर आएगी तो क्यों आएगी? ये कहता है क्या मानसिक थकावट की वजह से, या रुचि के ना होने पर, या प्रतिकूल वातावरण की तरफ से। तो देखो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसिक थकावट भी, रुचि का ना होना, प्रतिकूल वातावरण में, तीनों के तीनों क्या करते हैं, आपके अधिगम में रुकावट बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? ऑप्शन में है अनुकूलता निक्रिया सिद्धांत, या सामीप्य संबंधवाद, या क्षेत्रीय सिद्धांत, या फिर प्रबलन सिद्धांत। तो भाई जो आपका ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रीय सिद्धांत, ये आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था कर्ट लेविन ने दिया था। किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि जो बिहेवियर होता है ना, ये फंक्शन होता है किसका? ये फंक्शन होता है पर्सनैलिटी और इन्वायरमेंट का, यानी व्यक्ति और वातावरण का जो कार्य होता है वो व्यवहार कहलाता है। ठीक है, ये है इसका क्षेत्रीय सिद्धांत का फॉर्मूला। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों और संवेगों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्य इधर उधर करना, विचारों को इधर उधर करना यानी आदान प्रदान करना, अभिमतों को आदान प्रदान करना, फिर संवेगों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? ये संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है और बहुत ही आसानी से हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह कौन सा है? बालक आयु वर्ग जिसमें सोच विचार की क्षमता शुरू हो जाती है वो हमारी आयु कौन सी होती है? इसमें बच्चा सोचने लग जाता है। 1.5 से 2 साल आपका ऑप्शन है, लेकिन ये आपका गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि 2 साल तक जो बच्चा होता है वो संवेदी गामक रहता है। 2 साल तक बच्चा सिर्फ अनुकरण करके सीखता है और सबसे ज़्यादा स्वार्थ की जो आयु कही गई है वो 2 साल तक कही गई है, शैशव अवस्था कही गई है। नेक्स्ट आपका 2.5 से 3 साल। हाँ, ये वो एज है जहाँ पर बच्चा सोचना शुरू कर देता है। हालांकि इसका चिंतन होता है ये बिल्कुल सामने जो आपकी चीज़ है खाली उसके बारे में सोचेगा, जैसे वो चीज़ आपकी आंखों से हट जाएगी उसके बारे में सोचना बंद कर देगा। ठीक है ना, इसे हम मूर्त चिंतन भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष चिंतन कहेंगे। प्रत्यक्षात्मक चिंतन आपका जो होता है वो बी ऑप्शन से आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, सी में आपका मूर्त चिंतन की एक आयु शुरू हो जाती है और 4 के पश्चात तो बच्चा सच में चिंतन करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्त चिंतन की अवस्था कही गई, लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका चिंतन जो है वो शुरुआत हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है? भाई पाठ योजना शिक्षक कोई क्यों बना कर लाएगा? ऑप्शन में है क्या अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए, या छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, या स्वयं की योग्यता बताने के लिए। सबसे पहले देखो पाठ योजना का जो मेन जो लक्ष्य है वो क्या है कि आप जिस काम के लिए उस जगह पर गए हो, उस क्लास में गए हो, उन बच्चों के सामने आप गए हो, आपने कोई ना कोई अपना टारगेट रखा होगा, आपने कोई ना कोई अपना उद्देश्य रखा होगा, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सब पार्ट है कि छात्र में रुचि बनी रहेगी। अगर आपका पाठ योजना रहेगी तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या सिखाना है, कितना सिखाना है और कैसे सिखाना है। छात्रों को व्यस्त रखना ये उसका भी एक सब पार्ट है कि जो बच्चे हैं वो आपके साथ में इंडल्ज रहेंगे। स्वयं की योग्यता बताने के लिए ये आपका ऑप्शन जो आपका ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। 26वां क्वेश्चन आपका कहता है कि वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वो क्या कहलाता है? व्यवहार के प्रभाव का परिणाम, व्यवहार के प्रभाव का परिणाम जो भी बच्चा जो भी अधिगम करता है, वो जो भी रिएक्ट कर रहा है उससे जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा अधिगम कहलाता है? भाई वो कहलाता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। ये अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चूहे के ऊपर अपना एक प्रयोग किया था और एक प्रयोग इन्होंने किया था शायद अपने खरगोश पर। ये मुझे क्लियर नहीं है, बेसिकली शायद इनका चूहे का प्रयोग तो खैर मुझे मालूम है कि चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था, दूसरा भी इन्होंने प्रयोग किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि यार कौन सा प्रयोग इन्होंने किया था, क्या वो चूहे पर था, क्या वो खरगोश पर था, या फिर वो गिलहरी पर था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? व्यवहारिक विकार नहीं है। ऑप्शन में है आपके पास में पलायन, भ्रम, असफलता या मनस्ताप। देखो पलायन जो है ये मन की एक संवेदना है।
पलायन कब आता है? जब आपको डर लगता है, डर लगेगा तो आप भागोगे आप किसी भी जगह से। भ्रम आपको कब आएगा? जब आप उसमें जो आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं रहेगी तो आपका भ्रम पैदा हो जाता है, जिसे हम वहम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मनस्ताप यानी पश्चाताप आप कब करोगे? ये भी आपके मन की अवस्था है। कब करोगे? जब आपने कोई पाप कर लिया और आपको उसका ज्ञान हो गया है कि आपने कोई पाप कर दिया है। देखो जो असफलता है ना, ये आपके मन की स्थिति नहीं है यार। असफलता आप कोई काम करोगे, आप कोई कृत्य करोगे, उसका परिणाम होता है। दो ही परिणाम होते हैं ना, या तो आप जीतोगे या फिर आप सीखोगे। असफल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हालांकि हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान में आपको जो असफलता है, जो सीखना है, जो अनुभव लेना है, वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्न से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है? शिक्षण प्रतिमान किस पर आधारित है वो जरा हम देख लेते हैं। कि अनुदेशन का तरीका प्राप्य उद्देश्यों पर निर्भर करता है। सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। सीखने के विभिन्न शैलियों के लिए अनुदेशन के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। या फिर सीखने के सरलीकरण के लिए शिक्षक द्वारा वांछित वातावरण का सृजन किया जा सकता है। तो देखो इसमें कह रहा है कि जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है वो अवधारणा नहीं है। नहीं वाली अवधारणा कौन सी? जो आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है कि सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। भाई ये किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर आपके लिए सही है, और इस ऑप्शन के हिसाब से वो क्या है, वो गलत ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या कहलाती है? पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या कहलाएगी? क्या ये मानसिक स्वास्थ्य कहलाएगी, या समायोजन कहलाएगी, या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाएगी, या उपयुक्त सभी कहलाएगी? तो देखो इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, ये आपके सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को पकड़ता है। समायोजन आपके बस जो वातावरण है उसके साथ आप जो समायोजन कर रहे हो ये उसको पकड़ेगा बस। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। उपयुक्त सभी भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन अब आप कहोगे कि चारों चार ऑप्शन गलत है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका स्वास्थ्य। क्या है आपका? स्वास्थ्य आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता अगर यहाँ से आप मानसिक स्वास्थ्य को हटा देते, मानसिक शब्द को अगर आप हटा देते। तो एक अच्छा स्वास्थ्य है जो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक कल्याण की स्थिति पर बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर हो। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है ये, और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है वो क्या है, वो कौन है? कंप्यूटर सहायक के अनुदेशन के लिए कौन सा विशेषज्ञ चाहिए? क्या हमें कंप्यूटर अभियंता चाहिए, या कार्यक्रम लेखक चाहिए, या व्यवस्था चालक चाहिए, या फिर कंप्यूटर चालक चाहिए? भाई कंप्यूटर कोई ड्राइवर तो नहीं होता। कार्यक्रम के लेखक का हमारा क्या रोल है इसमें? व्यवस्था चालक का क्या मतलब बनता है? आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर इंजीनियर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन चाहिए आपको यहाँ पर? कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, ठीक है। तो भाई ये थे हमारी आज की वो 30 क्वेश्चंस की वीडियो, जो कि ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेसिकली, जो आपके एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ज़रूर। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और देखो सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो। कारण क्या है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली किसी भी जगह पर नहीं पूछे जाते, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही वेल सॉर्ट आउट क्वेश्चन होते हैं, आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आप लोग जो हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।